हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बज़ द ब्रेव मांगा। आज हम ग्लोबल फ्रीज का नया चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं जो मैंने आपके लिए इंग्लिश में रिवराइट किया है। पूरा विजुअल्स और एडिट्स मैंने खुद बनाया है ताकि एक्सपीरियंस स्मूथ रहे। ओरिजिनल मांगा को ऑफिशियल सोर्स से सपोर्ट जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। चैप्टर 2631 द ट्रेजर ऑफ मार्स। एक झंग यी ने अपनी एक भौं उठाई। एक हिस्सा? कितना हिस्सा? वो एक अस्पष्ट अवधारणा, एम्बिग्युअस कॉन्सेप्ट थी। उनके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान फैल गई जब उन्होंने ईव से कहा, शानदार। आपकी उदारता के साथ हमारी जाति के 16 अरब लोग विशाल ऊर्जा संकट से बच सकते हैं। उनकी ओर से मैं आपके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ईव ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं जिन संसाधनों को नियंत्रित करती हूं वे केवल एक छोटा सा हिस्सा है। उसने ऊपर की ओर देखा। हेवनली टावर का सर्वोच्च अधिकार मेरे पास नहीं है, ये किसी और का है, मेरे सहजीवी सिम्बायोट का। जब से झंग यी ने हेवनली टावर में प्रवेश किया था, उन्होंने अपने ऊपर एक हल्की लेकिन अनदेखी नजर महसूस की थी। एक समय हेरफेर क्षमता, टाइम मैनिपुलेशन एबिलिटी वाले उपयोगकर्ता की धारणा अत्यंत तीव्र होती है। किसी भी जासूसी का पता लगा लिया जाएगा। आप किसके बारे में बात कर रही है? इन यांत्रिक जीवन रूपों का निर्माता, उसका नाम एडम है। ईव ने यांत्रिक जीवन रूपों की ओर देखा। झंग यी एक नजर में सैकड़ों अलग अलग प्रकारों को आसानी से पहचान सकते थे। एडम और मुझे यांत्रिक जीवन रूपों की एक सामूहिक चेतना द्वारा बनाया गया था। लेकिन तब से चाहे हम कुछ भी करें, हम अब अपने जैसा कुछ भी नहीं बना सकते। सैंड रेडर्स के खिलाफ युद्ध जीतने के बाद हमने प्रयोग करने में अनगिनत साल बिताए, लेकिन अंततः असफल रहे। एडम का जुनून मुझसे भी अधिक मजबूत था। वो मशीनों से बनी एक ऐसी जाति बनाना चाहता था जो इंसानों की तरह ही सोचने, महसूस करने और प्रजनन करने में सक्षम हो। यहां दिखाई देने वाला हर यांत्रिक जीवन रूप उसका प्रयोग है। लेकिन क्योंकि ये पूर्ण नहीं था, उसने उन सभी को त्याग दिया। झंग यी अब समझ गए, तो वो आप ही थी जिसने उन्हें एक साथ इकट्ठा किया और उन्हें एक घर दिया। ईव ने सिर हिलाया। उसके पास सैंड रेडर सभ्यता के अधिक संसाधन हैं, लेकिन मैं आपको सलाह देती हूं कि आप उसे खोजने न जाएं, क्योंकि उसका स्वभाव मेरे जैसा कोमल नहीं है। झंग यी तुरंत नहीं मुड़े, बल्कि एक बार फिर यांत्रिक साम्राज्य पर नजर डाली। क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपके कुछ संसाधन ले लूं? जब तक ये संतुलन को नहीं बिगाड़ता, ईव ने उत्तर दिया। जब तक आपका इरादा इस जगह को एक नए युद्ध क्षेत्र में बदलने का नहीं है, मैं अपना वादा निभाऊंगा। झंग यी ने गंभीरता से कहा, फिर जोड़ा, हमारे 16 अरब पृथ्वीवासियों की ओर से। वैसे भी हमारी जनसंख्या बहुत बड़ी है, आप बहुत कम देने में सहज महसूस नहीं करेंगी, है ना? ईव झंग यी को यांत्रिक साम्राज्य के एक कोने में ले गई। घनी झाड़ियों और कांटों के बीच छिपा हुआ उन्हें एक गोदाम मिला जो कई सालों से बंद था। ठीक वैसा ही जैसा ईव ने कहा था। शांतिपूर्ण सहस्तित्व को चुनने के बाद उनकी ऊर्जा की आवश्यकता बहुत अधिक नहीं थी। ईव आगे बढ़ी और विशाल गोदाम खोला। आप आवश्यक संसाधनों को संग्रहित करने की योजना कैसे बनाते हैं? उसने झंग यी की ओर मुड़कर पूछा। झंग यी ने उत्तर दिया, मैं एक स्पेस टाइप क्षमता वाला उपयोग करता हूं। मैं इन संसाधनों को अपने स्पेस में संग्रहित कर सकता हूं। ईव थोड़ा मुस्कुराई। फिर मुझे आशा है कि आपका स्पेस पर्याप्त बड़ा है। क्षमा करें, चैप्टर सामग्री लोड करने में त्रुटि। पूरे ग्रह की दुर्लभ सामग्रियां और ऊर्जा संसाधन, भले ही उसके पास केवल एक छोटा हिस्सा था, फिर भी अविश्वसनीय रूप से प्रचुर मात्रा में थे। हालांकि वो जो नहीं जानती थी वो ये था कि झंग यी के वैकल्पिक आयाम, ऑल्टरनेट डायमेंशन का आयतन और भी आश्चर्यजनक था। गोदाम का दरवाजा खुला, जैसे कि एक अनूठा साम्राज्य प्रकट हो रहा हो, जहां यांत्रिक जीवन रूपों ने स्थानिक तकनीक, स्पेशल टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर ली थी।
झंगी की दृष्टि रोशनी से भर गई। उन्होंने भारी मात्रा में संग्रहित अत्यंत उच्च गुणवत्ता वाले ऊर्जा क्रिस्टल और विभिन्न अच्छी तरह से संरक्षित संसाधन देखे। सुनहरे तारकीय टुकड़े, स्टेलर फ्रैगमेंट्स, गहरे नीले सायोनिक क्यूब्स, अनुक्रम पात्रों, सीक्वेंस कैरेक्टर्स के साथ चमकते नैनोमैट्रिक्स, जमे हुए अंतरिक्ष खनिज, सॉलिडिफाइड स्पेस मिनरल्स और यहां तक कि संपूर्ण तैरते हुए एंटीमैटर बेल्ट। चकाचौंध कर देने वाला, झंगी द्वारा पहले देखे गए सबसे बड़े संसाधन निक्षेपों, रिसोर्स डेपोजिट्स से कहीं अधिक आश्चर्यजनक। सभी 6 पीढ़ियों के सभी राज्यों के संयुक्त संसाधनों से सैकड़ों गुना अधिक। इस क्षण झंगी को आखिरकार समझ में आ गया कि वे क्यों मानते थे कि पृथ्वी के पास प्रचुर मात्रा में जीवाश्म ईंधन और विभिन्न संसाधन निक्षेप थे, जिन्हें प्राचीन सभ्यताओं ने तिरस्कृत कर दिया था और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों के शोषण के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि उन्नत सभ्यताएं पहले से ही अंतरतारकीय यात्रा, इंटरस्टेलर ट्रैवल प्राप्त कर सकती थी और ब्रह्मांड से ऊर्जा संसाधन प्राप्त कर सकती थी। शुरू करते हैं, ईव ने धीरे से कहा। झंग यी ने एक पल के लिए भी संकोच नहीं किया, तुरंत रिसोर्स गेट खोल दिया। 3000 विशाल द्वार एक साथ खुले, जिससे गोदाम के भीतर एक विशाल मार्ग बन गया। टावर की दीवारों की गहराई से ऊर्जा की अनगिनत धाराएं निकाली गई, जैसे बिना ताले वाले नदी चैनल लगातार नेदरवर्ल्ड नोड और विभिन्न ऊर्जा भंडारण मॉड्यूल में बहने लगे, जिन्हें झंग यी ने सक्रिय किया था, ईव द्वारा निर्देशित। जंगल की गहराई में स्थित यांत्रिक साम्राज्य ने चुपचाप सहयोग किया। अरबों साल पहले सैंड रेडर सभ्यता द्वारा युद्ध के लिए मूल रूप से तैयार किए गए रणनीतिक भंडार को झंग यी के स्थानिक गेट पर भेज दिया। यह किसी एक शहर का गोदाम नहीं था, बल्कि पूरे मंगल ग्रह का सार था, जिसे सील करने से पहले सावधानी से चुना गया था। ईव ने कहा कि यह सैंड रेडर विरासत का केवल एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन यह छोटा हिस्सा भी मात्रा और गुणवत्ता में इतना बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया था कि लगभग बेतुका लग रहा था। संसाधन सूची यांग जिंगसन के टर्मिनल पर तेजी से स्क्रॉल हुई और लू केरन की आंखें पहले से ही रोशनी की 2 किरणों की तरह चमक उठी थी। भाई झंगी, उसने अपनी आवाज धीमी करते हुए शांत रहने की कोशिश की। जब तक हम इन्हें वापस लाते हैं, भले ही हम युद्ध की स्थिति बनाए रखें, हम कम से कम दसियों हजार वर्षों तक बिना किसी चिंता के अपने सैन्य औद्योगिक तंत्र को बनाए रख सकते हैं। केंद्रीय ऊर्जा बेड़े के लिए मुख्य सामग्री, एक सुपर डायमेंशनल कंप्यूटिंग नींव, हम स्काईजी फोर्ट्रेस से भी अधिक भव्य कुछ पुनर्निर्माण कर सकते हैं। हमारे द्वारा प्राप्त सैंडरेडर सभ्यता तकनीक के भौतिक निर्माण को साकार करने के अलावा हम ईहेन क्लैन के उस इंजीनियर द्वारा छोड़ी गई तकनीक का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। यांग जिंगसन ने अपनी बात जारी रखी। उसकी नजर शांत थी, फिर भी वो अपने दिल में लगे सदमे को दबा नहीं पा रही थी। झंग यी टाइनटोंग टावर के अंदर अवलोकन मंच, ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म पर खड़े थे, ऊर्जा की धार को निगलते हुए नेदरवर्ल्ड रिफ्ट को देख रहे थे। उनका वॉइड बेथिंग रोब उनकी त्वचा पर थोड़ा लहरा रहा था। फॉर्मलेस रियल्म ने मार्ग को बाहरी दुनिया से साफ तौर पर अलग कर दिया, जिससे प्रक्रिया के दौरान किसी भी दुर्घटना को रोका जा सके। एक गरीब आदमी अचानक अमीर हो गया। उन्हें अब लगा कि पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने जो मामूली संसाधन हासिल किए थे, वे हास्यास्पद थे। कोई आश्चर्य नहीं, हुएक्सू किंगडम की पूरी शक्ति के साथ भी ये लिंक की शक्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा ही अनलॉक कर सका। अपने चरम पर ईहेन जाति ने 4 नाइट्स जैसे राक्षसों को बनाने के लिए ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा और पदार्थ को इकट्ठा किया होगा। वो लंबे समय तक चुप रहे। टावर पर चढ़ने और एडम से सवाल करने की उनकी मूल योजना संसाधनों की इस भारी प्रचुरता के सामने धीरे धीरे बदल रही थी। ईव ने उन्हें चुपचाप देखा। आपने काफी ले लिया है, उसने धीरे से कहा। यह आपको उच्च स्तरीय आपदाओं के खिलाफ लड़ने में मदद करेगा। मुझे लगता है कि एडम आपके द्वारा किए गए कार्य से बहुत खुश नहीं है, झंग यी ने लापरवाही से कहा। लेकिन मैं अभी उसकी भावनाओं के बारे में बहुत चिंतित नहीं हूं।
चैप्टर 2632 द ट्रेजर ऑफ मार्स 2। मैं तुम्हें उस आदमी को उकसाने की सलाह नहीं देती। वो पागल हो गया है। वो एक ऐसा सनकी है जिसे सामान्य समझ से नहीं आंका जा सकता, ईव ने सलाह दी। संसाधन इनपुट अपनी सुरक्षित सीमा तक पहुंच गया और नेदरवर्ल्ड नोड धीरे धीरे बंद हो गया। टाइनटोंग टावर की गहराई में रोशनी थोड़ी मध्यम हो गई, जैसे कि उसने थोड़ा खून खो दिया हो। फिर भी ये सुचारू रूप से चलती रही। इन यांत्रिक जीवन रूपों के लिए वे बल, फोर्स के पीछे नहीं भागते थे, इसलिए उन्हें इतने बड़े पैमाने पर संसाधनों की आवश्यकता नहीं थी। कल्पना कीजिए कि यदि सृष्टि की शुरुआत से ही निर्माता ने ऐसे नियम बनाए होते जो केवल प्रत्येक पीढ़ी के मनुष्यों को हथियारों के रूप में डंडों का उपयोग करने की अनुमति देते, तो शायद इतने सारे अनियंत्रित सभ्यताएं नहीं होती। फिर क्या भविष्य में कभी ऐसा दिन आएगा जब पीढ़ियों के विकास के बाद मनुष्यों की एक पीढ़ी सेंसलेयर्स द्वारा बनाए गए यांत्रिक जीवन रूपों की तरह निर्माता के खिलाफ विद्रोह कर देगी? झंग यी की आंखें झुकी हुई थी। उनका मन अंतहीन विचारों से भरा था। लेकिन जल्दी ही झंग यी मुड़े और ईव की ओर सिर हिलाया। अपनी जाति की ओर से मैं आपके प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। कृपया मेरा नाम याद रखिएगा, केओस। यदि किसी दिन आपको मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो मैं अपनी पूरी शक्ति से आपकी मदद करूंगा। ये मेरा वादा है। झंग यी का वादा गंभीर था। जाओ। ईव ने अपना हाथ उठाया, उनके लिए आंतरिक दुनिया से बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया। मुझे आशा है कि जब हम दोबारा मिलेंगे तो आपने वो भविष्य प्राप्त कर लिया होगा जिसकी आप इच्छा रखते हैं। टावर के अंदर आयामी द्वार, डायमेंशनल गेट, खुल गया जैसे कि कोई कटी हुई काली पुतली हो। बाहर मंगल ग्रह की आंतरिक दुनिया का वही परिचित धुंधला आसमान था। पीली रेत के शहर की रूपरेखा उनकी दृष्टि के किनारे पर दूर तैर रही थी और कृत्रिम तारा ऊंचा लटका हुआ था। उसकी रोशनी उनके आगमन के समय की तुलना में कुछ कम लग रही थी। झंग यी और अन्य लोगों ने कोई मोह नहीं दिखाया, नहीं उन्होंने टाइनटोंग टावर के उच्च स्तरों का पता लगाना जारी रखा। इस दुनिया में बहुत सारे अज्ञात क्षेत्र थे और वे जिज्ञासु बच्चे नहीं थे। मुसीबत से बचना ही बेहतर था। समूह एक एक करके गेट में दाखिल हुआ, सीधे टाइनटोंग टावर के नियंत्रित क्षेत्र को छोड़ दिया। जैसे ही उन्होंने टाइनटोंग टावर की छाया से बाहर कदम रखा, झंग यी के दिल में अचानक बेचैनी पैदा हुई। उनका तैक्सू बाथरोब थोड़ा काम गया और समय की सुई उनकी बाई आंख की गहराई में खुद ब खुद घूमने लगी, अगले 5 सेकंड के दृश्य को खोलते हुए। दूर आसमान में अंतरिक्ष में हल्की लहरें उठीं। परतों के बीच से एक लंबी छरहरी सफेद आकृति उभरी। वो व्यक्ति असाधारण रूप से लंबा था। उसका सफेद युद्ध कवच उसके जूतों तक पहुंच रहा था और हवा न होने पर भी उसका घेरा फड़फड़ा रहा था। उसके लंबे चांदी जैसे सफेद बाल उसकी एड़ी तक गिर रहे थे, जिनके सिरे अंतरिक्ष की टिमटिमाती रोशनी के साथ जुड़े हुए थे। प्रत्येक लट ऐसी लग रही थी जैसे वह कोई बहता हुआ कण हो। उसकी विशेषताएं सुंदर थी और अभिव्यक्ति अलग थलग, जैसे किसी पौराणिक भित्ति चित्र म्यूरल से उतरा हुआ कोई देवता हो, सिवाय उसकी आंखों में स्पष्टता के, जिसमें एक तीव्र तर्क संगत बर्फीली जिज्ञासा थी। उसकी दोषरहित उपस्थिति, जो प्रकृति के लिए बहुत अधिक परफेक्ट थी, वो भी चौंकाने वाली थी। वो लगभग झंग यी और अन्य लोगों से अप्रभेद्य, इंडिस्टिंग्विशेबल था और उसकी आभा ईव के जैसी ही थी। इसने तुरंत झंग यी को उस व्यक्ति की पहचान का एहसास करा दिया। मंगल ग्रह के यांत्रिक जीवन रूपों से पैदा हुई सामूहिक चेतना के भीतर एक और अस्तित्व, आकाश का देवता एडम। उसके पैर की उंगलियों ने शून्य को छुआ, कोई ऊर्जा बाहर नहीं निकल रही थी। फिर भी पूरे स्थान के नियम उसकी ओर थोड़े झुक, कॉनकेव रहे थे। जीवित प्राणी, बुद्धिमान प्राणी, उसने धीरे से कहा, झंग यी और अन्य लोगों को देखते हुए, जैसे लंबे सूखे के बाद बारिश का स्वाद चख रहा हो।
आवाज तेज नहीं थी, फिर भी ये इस पूरी दुनिया के गुंबद में स्पष्ट रूप से गूंज रही थी। पिछली बार मेरा सामना आप जैसे प्राणियों से 26 साल पहले हुआ था। सफेद बागे वाले आदमी ने धीरे से कहा। वे इंसान जो मंगल पर उतरे थे, वे इतनी खराब गुणवत्ता के थे कि थोड़े समय के बाद वे सभी अनुपयोगी हो गए। हमें बहुत उपयोगी डेटा नहीं मिला। फ्रीमैन जम गया। स्क्रीन पर एक क्षणिक संदेश ने उसके सदमे को उजागर कर दिया। तब उसके साथ मंगल ग्रह पर 200 से अधिक अग्रदूत पायोनियर्स आए थे। 3 महीने से भी कम समय में वे सब गायब हो गए। उस दौरान उन्हें कई अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा। अपनी यादों को स्थानांतरित करने के कारण उसने अपने लिए एक यांत्रिक शरीर बना लिया था। इस प्रकार वो आपदा से बच गया। जो लोग वो अपने साथ लाया था, ऐसा लगता है कि वे सभी मर चुके हैं और वे इसी आदमी के हाथों मारे गए जो उनके सामने खड़ा था। तुम नीच कमीने, क्या तुमने मेरे साथियों को मार डाला? फ्रीमैन आसमान में खड़े आदमी पर गुस्से में दहाड़ा। सफेद लिबास वाले आदमी ने उसकी ओर देखा, जैसे सफाई देने में उसकी कोई दिलचस्पी न हो। और तुम इंसान जो इस बार आए हो। उसकी नजर फिर से झंगी और अन्य लोगों पर टिक गई। उसकी आंखें और चमकदार हो गई। तुम्हारे पास जटिल क्षमताएं, उत्कृष्ट ईथर अनुकूलता, एथेरिक कंपैटिबिलिटी और मजबूत मानसिक दृढ़ता है। तुम उत्कृष्ट प्रयोगात्मक विषय, एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट्स हो। झंगी हाथ में तलवार लिए उसे ठंडी नजरों से घूरते रहे, सबका रास्ता रोकते हुए, किसी भी पल युद्ध के लिए तैयार। हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। हम बस कुछ संसाधनों को खोजने आए थे। हम तुरंत चले जाएंगे और हमें उम्मीद है कि आप हमारा रास्ता नहीं रोकेंगे। एडम धीरे से हंसा, अपनी आंखें सिकोड़ते हुए। क्या तुम भूल गए कि तुम यहां कैसे पहुंचे? झंगी नहीं बोले, बस उसे घूरते रहे। बेशक उन्होंने यहां तक पहुंचने के लिए लड़ाई लड़ी थी और एडम ने यह सब देखा था, लेकिन झंगी हमेशा से ढीठ थे और उनमें शर्म की कोई भावना नहीं थी। इसलिए उन्हें बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। वे सिर्फ गलत फहमियां थी। मुझे लगता है कि हम शांति से साथ रह सकते हैं, झंगी ने ईमानदारी से कहा। मुझे अपना परिचय देने दे। एडम को इस बात की कोई चिंता नहीं लग रही थी कि झंगी और अन्य क्या कह रहे थे। उसने बस अपना हाथ शालीनता से उठाया और अपने सीने को थपथपाया। मेरा नाम एडम है, मंगल का शासक। तुम्हारे पृथ्वी के मानकों के अनुसार मेरा युद्ध शक्ति सूचकांक, कॉम्बैट पावर इंडेक्स, है 73,000 अंक। हवा बर्फीली हो गई। 73,000 अंक। ली यंग्यांग धीरे से बुदबुदाए बिना नहीं रह सकी। उसकी पुतलियां सिकुड़ गई। 73,000 अंक, क्वीन लेवल, सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी जिसका उन्होंने कभी सामना किया था। यहां तक कि पिछली सर्वजाति वार्ता सम्मेलन, ऑल रेसेस नेगोशिएशन कॉन्फ्रेंस में जिन अबिस क्लैन और नाइटमेयर क्लैन के दिग्गजों का उन्होंने सामना किया था, वे भी केवल इसी स्तर पर थे। भले ही झंगी की क्षमताएं विकसित हुई हों, लेकिन उनके और उनके प्रतिद्वंद्वी के बीच युद्ध शक्ति का अंतर अभी भी 10,000 अंकों से अधिक है। वे ऐसे दुश्मन से कैसे निपट सकते हैं? फैटिक शू ने अनजाने में अपनी जीभ चटकाई। बॉस, ये लड़का काफी आक्रामक तरीके से नंबर बता रहा है। झंगी ने आह भरी और उससे पूछा, क्या हम बिना लड़े नहीं रह सकते? लड़ना? एडम हैरान दिखा। कीड़े इंसानों से कैसे लड़ सकते हैं? ये कोई लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ एक तरफा नियंत्रण है। एडम ने झंगी और अन्य लोगों को ऐसे देखा जैसे वे बात करने वाले प्रयोगात्मक उपकरण हों। वो उन्हें बिल्कुल भी समान प्राणी नहीं मानता था। मेरा परीक्षण विषय बनना तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। उसने अचानक आह भरी। मेरे साथ चलो। मैंने बहुत समय से किसी से बात नहीं की है। पहले एक था, लेकिन वो लड़का अब मुझसे बात नहीं करना चाहता। दोस्तों, ये था आज का चैप्टर। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप मांगा स्टोरीज एंजॉय करते हैं तो वीडियो को लाइक करें और बस द ब्रेव मांगा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।